श्रेणी के उपभोक्ता वे ये पौधे तथा जंतुओं अर्थात ये शाकाहारी और मांसाहारी के लिए अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, अर्थात इन्हें उच्च श्रेणी का उपभोक्ता भी कहा जाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य। अपघटक इनको डिकम्पोजर भी कहते हैं। ये जीव कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयव छोटे छोटे अवयवों में तोड़ देते हैं और ये मुख्यतः उत्पादक तथा उपभोक्ता के मृत शरीर का अपघटन करते हैं और इन्हें सेप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी भी कहते हैं। सामान्यतः ये जीवाणु व कवक होते हैं। इनके फलस्वरूप प्रकृति में खनिज पदार्थों का चक्रण होता है और उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक को सम्मिलित रूप से हम बायोमास भी कहते हैं। दूसरा है अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट किसी भी पारितंत्र के अजैविक घटक को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहला है जलवायु घटक, जलवायुवीय घटक, क्लाइमेटिक कंपोनेंट। जलवायु घटक, इसके अंतर्गत हम जल, ताप और प्रकाश इसके अंतर्गत आता है, जो हमारे पारितंत्र को नियंत्रित करता है। इसके बाद अगला है अकार्बनिक पदार्थ। दूसरा है अकार्बनिक पदार्थों में वह पदार्थ आते हैं जो विभिन्न माध्यमों से जैव चक्रण के माध्यम से प्रकृति में प्रवेश करते हैं और ये प्रवेश करते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि। ये विभिन्न प्रकार के चक्रों के माध्यम से जैव जगत में प्रवेश करते हैं। अगला घटक है सी है कार्बनिक यौगिक। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कार्बनिक यौगिक भी अजैव घटक का एक प्रमुख माध्यम है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि आते हैं और ये अपघटकों के द्वारा अपघटित होकर के सरल पदार्थों में, सरल अवयवों में बदल जाते हैं। इस प्रकार से हम कार्यात्मक दृष्टि से हम अजैविक घटक को 2 भागों में डिवाइड या विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहला है पदार्थ। यानी इसको मेटेरियल कहते हैं। मृदा, वायुमंडल के पदार्थ जैसे जल, वायु, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लवण, कैल्शियम, सल्फेट, फास्फेट आदि विभिन्न पदार्थ अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है सेकंड है
ऊर्जा, एनर्जी। अजैविक घटक के लिए भी ऊर्जा भी विभिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है, जैसे सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा जो अजैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित होती है। में ऊर्जा प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो सूर्य के द्वारा मिलती है और उसको प्रोड्यूसर जो हमारे उत्पादक होते हैं, उत्पादक में भी कौन होते हैं? पेड़ पौधे। क्योंकि ये इसलिए उत्पादक होते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थात सबसे पहले सूर्य से पौधों ने एनर्जी ली, एनर्जी के बाद फिर ये जो उत्पादक होते हैं इन पर निर्भर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, यानी प्रथम श्रेणी के उत्पादक जिनको हम शाकाहारी कहते हैं। फिर शाकाहारी पर निर्भर होते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। ये शाकाहारी के होते हैं, जैसे प्राइमरी दो टाइप के कार्निवोर्स होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो ये जो हर्बीवोर्स हैं इन पर निर्भर होते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, जैसे आपका वोल्फ हो गया, फ्रॉग हो गया, फिश हो गई, ये प्राइमरी। फिर प्राइमरी जो कार्निवोर्स है उन पर निर्भर होते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स, जैसे कि माना स्नेक हो गया। स्नेक किसको कहेगा? जो है फ्रॉग को। और फ्रॉग वोल्फ को कौन खाएगा? लॉयन खाएगा। तो इस तरह से ये जो प्राइमरी कार्निवोर्स है उससे फिर एनर्जी कहां गई? सेकेंडरी कार्निवोर से। फिर सेकेंडरी कार्निवोर से फिर क्या होगा? ये जो डेड होगी, चाहे वो सेकेंडरी कार्निवोर्स हो, चाहे वो जो है प्राइमरी कार्निवोर्स हो, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो, चाहे वो प्लांट हो, ये सब क्या हो जाते हैं? मृत होने के बाद ये डेड मैटर में रिमेन करेगा डिकम्पोजर, जिसको अपघटन करते हैं। क्योंकि अपघटन में बैक्टीरिया या फंजाई ये चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड को सरल अवयव में चेंज कर देते हैं। और इसके बाद ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर बाद में क्या है? रॉ मटेरियल का कार्य करते हैं। और यही रॉ मटेरियल फिर जो है प्लांट इसमें न्यूट्रिएंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और इस प्रकार से ऊर्जा का एक चक्र जो है एक दिशीय होता है। यानी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, पारितंत्र में ऊर्जा मुख्यतः सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है और इसका उपयोग पेड़ पौधे करते हैं। और पेड़ पौधे के बाद पेड़ पौधे किस तरह करेंगे? क्योंकि सौर ऊर्जा से ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा मंड का निर्माण करेंगे और मंड का निर्माण करके ये उत्पादक को देंगे और उत्पादक के बाद ये उपभोक्ता में जाएंगे। इसलिए जो है विभिन्न स्तरों से ऊर्जा का प्रभाव ये कैसे होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। इसमें जो ऊर्जा का प्रभाव होगा यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनि मींस ये उत्पादक से लेकर के फिर प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा, फिर जो है प्राइमरी कार्निवोर, फिर सेकेंडरी कार्निवोर, फिर किस में जाएगा? डिकम्पोजर में, और फिर उसके बाद किस में आएगा? प्लांट में आएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। अब इकोसिस्टम के अंतर्गत हम पॉन्ड इकोसिस्टम यानी तालाब पारिस्थितिक तंत्र को समझेंगे। तालाब पारितंत्र में भी बायोटिक और एबायोटिक सभी कंपोनेंट मौजूद है। इसमें आप देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर है तालाब में विभिन्न प्रकार के शैवाल हो सकते हैं, टेरिडोफाइट हो सकते हैं और ब्रायोफाइट के पौधे हो सकते हैं, जो सन से, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करेंगे? मंड का निर्माण करेंगे। और इनको फिर जो उपभोक्ता होंगे उत्पादक में ये जलीय पौधे होंगे और इन उत्पादकों में जो उपभोक्ता होंगे वो तीन प्रकार के होंगे। जैसे शाकाहारी होंगे, जैसे एल्गी में बहुत सारी छोटी मछलियां वो एल्गी में क्या होती है? निर्भर होती है। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाएगी उसकी उत्पादक की प्रथम श्रेणी की शाकाहारी होंगी। इसके बाद जो उन शाकाहारी में यानी छोटी मछली में जो निर्भर होगी
उसको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में ये क्या करेंगे, ये छोटी मछली फिर क्या करेगी, बड़ी मछली जो होगी वो तृतीय श्रेणी की उपभोक्ता कहलाएगी, क्योंकि जो ये बड़ी मछलियां हैं ये छोटी मछलियों का भक्षण करती है। तो इस प्रकार से प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो शाकाहारी कहलाएंगे, द्वितीय को मांसाहारी कहेंगे और तृतीय को उच्च श्रेणी के उपभोक्ता कहलाएंगे। इसके बाद इसमें एबायोटिक कंपोनेंट भी होंगे और इसमें अपघटक भी होंगे। अपघटक माने जितने भी इन जो प्राइमरी उपभोक्ता द्वितीय सेकेंडरी तृतीय श्रेणी के हैं, ये सब इनका क्या करेंगे, जो डिकम्पोजर होंगे, जो इनका डेड मेटेरियल होगा वो क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करके अपघटक विभिन्न प्रकार की, यहाँ पे एल्गी हो सकती है, फंजाई हो सकती है, ये क्या करेंगे, इनको डिकम्पोज करके यानी कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को सरल अवयवों में बदल करके इनको डिकम्पोज कर देंगे। और ये डिकम्पोज होकर के फिर ये क्या करेंगे, ये न्यूट्रिएंट का काम भी करेंगे, अर्थात यानी एबायोटिक कंपोनेंट का कार्य करेंगे। और ये एबायोटिक कंपोनेंट फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो जलीय जीव होंगे, जो जलीय पौधे होंगे, उसमें न्यूट्रिएंट का काम करेंगे और न्यूट्रिएंट का काम करके ये फिर पुनः जो है ये एक चक्रण का कार्य करेंगे। तो इस पॉन्ड इकोसिस्टम के माध्यम से हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंटों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद बात करता हूं फूड चेन की। फूड चेन का मतलब हो गया यह खाद्य की उत्पादक से उपभोक्ता के ऊर्जा का एक जो ऊर्जा का जो बहुत प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, इसको हम फूड चेन कहते हैं। अर्थात एक छोटी छोटी श्रृंखला के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे माना ये क्या है, प्लांट है। प्लांट क्या है, ये उत्पादक है और उत्पादक इस प्लांट को किसने खाया, ये जो है बकरी ने इसको खाया, तो ये क्या कहलाएगी, ये प्लांट उत्पादक है। ये बकरी यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता है। उपभोक्ता भी कौन सी है, शाकाहारी है। और शाकाहारी के बाद ये जो टाइगर है यानी बाघ है, ये क्या है, मांसाहारी है। तो इस प्रकार से हमारा जो एक प्रकार का ये एनर्जी का खाद्य की एक श्रृंखला बनाएंगे और इसको हम एक जो है उसके माध्यम से भी समझा सकते हैं, इसको जो है बायो पिरामिड के माध्यम से भी समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लांट है, इनकी संख्या क्या होगी, अधिक होगी। इनकी संख्या अधिक होगी तो ये क्या करेंगे, इन जो उत्पादक होंगे उनकी संख्या थोड़ा कम होगी और जो मांसाहारी होंगे उनकी संख्या और कम होगी। क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर यदि हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लांट की संख्या कम करेंगे तो प्लांट की संख्या कम करने पर क्या हो जाएगा, ये शाकाहारी जीवित नहीं रह पाएंगे और इनकी संख्या अगर ज्यादा होगी तो ये भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमारा जो एक इकोसिस्टम क्या है, इसमें एक क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बायो पिरामिड के माध्यम से भी समझा सकते हैं कि जो हमारे जो प्लांट है, उत्पादक है, उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि प्लांट क्या करेंगे, सूर्य से, सन से क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे और ये एनर्जी फिर क्या आएंगे, शाकाहारी लेंगे, शाकाहारी के बाद मांसाहारी लेंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि फूड चेन में यानी छोटी छोटी श्रृंखलाओं से भोजन के रूप में एनर्जी का उत्पादक से और उपभोक्ता तक के ऊर्जा के प्रवाह को हम फूड चेन कहते हैं। इसके बाद है फूड वेब, जिसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि कई फूड चेन मिलकर के फूड वेब का निर्माण करती है। जैसे कि फूड वेब को क्या खाद्य जाल कहते हैं।